नमस्कार। स्वागत है आपका सोनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा लिखित उपन्यास बिल्लेसुर बकरिया। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि बिल्लेसुर सत्तीदीन के यहाँ नौकर हो चुके हैं। साथ ही साथ वो उनके डाकघर में भी मदद करते हैं, जहां उन्हें कुछ पैसे भी मिलने लगे हैं। खैर, सत्तीदीन उन्हें अपने साथ जगन्नाथपुरी ले गए, जहां उन्होंने सत्तीदीन से मंत्र लिया और उसके 1 साल बाद वो वापस अपने गांव चले गए। अब आगे भाग 3। बिल्लेसुर गांव आए। अंटी में रुपए थे और होठों में मुस्कान। गांव के जमींदार, महाजन, पड़ोसी सबकी निगाह पर चढ़ गए। सबके अंदाज लड़ने लगे। ये कितना रुपए लाया है? लोगों के मन की मंदाकिनी में अव्यक्त ध्वनि थी कि बिल्लेसुर रुपयों से हाथ धोएं। रात को लाठी के सहारे कच्चे मकान की छत पर चढ़कर, आंगन में उतरकर रखा सामान और कपड़े लत्ते उठा ले जाने वाले चोर ताक में रहने लगे कि मौका मिले तो हाथ मारे। एक दिन मंसूबा गांठ कर त्रिलोचन मिले और अपने ज्ञान वाली आंख खोलकर बड़े अपनाव से बिल्लेसुर से बातचीत करने लगे। क्या बिल्लेसुर, अब गांव में रहने का इरादा है या फिर चले जाओगे? बिल्लेसुर त्रिलोचन के पिता का इतिहास कंठाग्र किए थे। सिर्फ हिंदी ब्लैंक वर्ष के श्रेष्ठ कवि की तरह किसी सम्मेलन या घर की बैठक में आवृत्ति करके सुनाते न थे। मुस्कुराते हुए नरमी से बोले, भैया अब तो गांव में रहने का इरादा है। बंगाल का पानी बड़ा लागन है। त्रिलोचन के तीसरे नेत्र में और चमक आ गई। एक कदम बढ़कर और निकट होते हुए समीप्य वाले भक्त के सहानुभूति सूचक स्वर में बोले, भाई ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। काम कौन सा करोगे? देखो, अभी तक तो कुछ विचार नहीं किया। बिल्लेसुर वैसे ही मुस्कुराते हुए बोले, अरे बिना सोते के कुआं सूख जाता है। बैठे बैठे कितने दिन खाओगे भाई? सही सही कहता हूं, अभी तो ऐसे ही दिन कटते हैं। बाकी देखो, ऐसा ना कहना, गांव के लोग बड़े पाजी हैं, पाजी। पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे तो बदमाशी में नाम लिख जाएगा भैया। कहा करो, जब चुक जाएगा तब फिर काम लाएंगे। बिल्लेसुर सिटपिटाए। कहा, हाँ भैया, आजकल तो होम करते हाथ से जलता है। लोग समझेंगे जब कुछ है ही नहीं तब खाता क्या है, चोरी करता होगा। त्रिलोचन ने सोचा कि परले दर्दे का चालाक है, कहीं कुछ खोलता ही नहीं। खुलकर बोले, हाँ, दीनानाथ इसी तरह बहुत खीस निचोड़कर बातचीत किया करते थे। अब लिख गए बदमाशी में। रात को निगरानी हुआ करती है। अब बिल्लेसुर फिर भी पकड़ में ना आए। कहा, बात तो सही है भैया, पुलिस वाले आंखें देखकर पहचान लेते हैं कौन भला आदमी है कौन बुरा। अपने खेत में रामदीन को बटाई में देकर गया था, वही खेत लेकर किसानी करूंगा। त्रिलोचन को थोड़ी सी पकड़ मिली। कहा, हाँ ये अच्छा विचार है, लेकिन तुम्हारे बैल तो है ही नहीं, किसानी कैसे करोगे भाई? बिल्लेसुर पेंच में पड़े। कहा, इसीलिए तो कहा था कि अभी तक कुछ तय नहीं कर पाया। त्रिलोचन का पारा चढ़ना ही चाहता था, लेकिन पारा चढ़ने से खरी खोटी सुनकर अलग हो जाने के अलावा और कोई स्वार्थ न सधेगा। सोचकर मुश्किल से उन्होंने अपने को यथार्थ कहने से रोका और बड़े धैर्य से कहा, कोई नहीं तो हमारे बैल ले लो। फिर तुम क्या करोगे भैया? अरे हम और बड़ी गोई लेना चाहते हैं, लेकिन 100 रुपए लेंगे। बिल्लेसुर ने निश्चय किया कि 100 रुपए ज्यादा नहीं है। कहा, अच्छा भैया, तो कल बतलाएंगे। त्रिलोचन एक काम है कहकर चल दिए। मन में निश्चय हो गया कि 100 रुपए एक मुश्त देने वाले बिल्लेसुर के पास 500-700 रुपए जरूर होंगे। त्रिलोचन दूसरी जगह सलाह करने गए कि किस उपाय से वे रुपए निकाले जाएं। बिल्लेसुर त्रिलोचन के जाने के साथ घर के भीतर गए और कुछ देर में तैयार होकर बाहर के लिए निकल गए। लोगों ने पूछा कि कहां जाते हो बिल्लेसुर? बिल्लेसुर ने कहा, वो पटवारी के यहां जा रहा हूं। शाम होते होते लोगों ने देखा कि 3 बड़ी बड़ी गाभिन बकरियां लिए बिल्लेसुर एक आदमी के साथ आ रहा है। गांव भर में हल्ला हो गया। बिल्लेसुर 3 बकरियां ले आए हैं। सबने एक एक लंबी सांस छोड़ी। बकरियों का समाचार पाकर त्रिलोचन फिर आए। कहा, बकरी ले आए, अच्छा किया, अब ढोर काफी हो जाएंगे। बिल्लेसुर ने कहा,
वो बैलों वाला विचार अब छोड़ दिया है। कौन हमारे सानी पानी करेगा? बकरियों को तो पत्ते काट कर डाल दूंगा, बैलों को बांधकर बैल ही बना रहना पड़ता है भाई। और किसानी? वो बटाई में है, साझे में कर लेंगे। अगला भाग। बिल्लेसुर ने लंबे पतले बांस के लग्गे में हंसियां बांधा, बढ़ाकर गूलर, पीपल, पाकड़ आदि पेड़ों की टहनियां छांटकर बकरियों को चराने के लिए तैयारी करते दिन चढ़ाया। बिल्लेसुर गांव के रास्ते बकरियों को लेकर निकले। रामदीन मिले। कहा, अरे ब्राह्मण होकर बकरी पालोगे? लेकिन है बड़ी अच्छी बकरियां, खूब दूध देंगी। अब तो साल में बकरी बकरों से घर भर जाएगा, आमदनी काफी होगी। कहकर लोभी निगाह से बकरियों को देखते रहे। रास्ते पर जवाब देना बिल्लेसुर को वैसा आवश्यक नहीं मालूम दिया। सांस रोके और चले गए। मन में कहा, जब जरूरत पर ब्राह्मणों को हल की मूठ पकड़नी पड़ी है, जूते की दुकान खोलनी पड़ी है, तब बकरी पालना कौन सा बुरा काम है। ललाई कुमार अपना चाक चला रहे थे। बकरियों को देखकर एक कामरेड के स्वर से बिल्लेसुर का उत्साह बढ़ा। बिल्लेसुर प्रसन्न होकर आगे बढ़ गए। आगे मंदिर था, भीतर महादेव जी, बाहर पीछे की तरफ महावीर जी प्रतिष्ठित थे। जबकि बिल्लेसुर गुरुमंत्र छोड़ चुके थे, फिर भी बकरियों की भेड़िए से कल्याण कामना किए बिना नहीं रहा गया। मंदिर में गए। उन्हें महादेव जी से महावीर जी अधिक शक्तिशाली मालूम थी। ये भी हो सकता है कि बाहर महावीर जी के पास जाने से वे गलियारे से जाते हुए बकरियों को भी देख सकते थे। अस्तु, महावीर जी के पैर छूकर मन ही मन उन्होंने कुछ कहा और फिर अपनी बकरियों का पीछा पकड़ा। खेत की हरियाली की तरफ लपकती बकरी को हटक कर सामने लक्ष्य स्थिर करके बढ़े। मन्नू का पक्का कुआं आया। गलियारे में ही खड़े खड़े लग्गा बढ़ाकर गलियारे पर आती पीपल की निचली डाल से टहनियां छाटने लगे। टहनियों के गिरते ही बकरियां पत्तियों से जुट गईं। जरूरत भर लच्छियां छाटकर लग्गा डाल के सहारे खड़ा कर दिया। बिल्लेसुर कुएं की जगत पर चढ़कर बैठे, बकरियों को देखते हुए। सामने पड़ती जमीन थी, बगल से एक बरसाती नाला निकला था। चरवाहे लड़के वहीं ढोर लिए इधर उधर खड़े थे। बिल्लेसुर को देखा, उनकी बकरियों को देखा, फिर भगाने की सूझी। सयाने लड़के ने सलाह की। बात तय हो गई कि खेत कर नाले में कर दिया जाए। बिल्लेसुर परेशान होंगे, खींचेंगे, मिलेंगी ना मिलेंगी तो बरस। एक ने कहा, अरे पासियों को खबर कर दी जाए तो नाली में मारकर निकालेंगे, कुछ मांस हमें भी मिलेगा। दूसरे ने कहा, गाभिन है, किस काम का मांस। फिर भी बकरियों को भगाने का लोभ लड़के से रोका न गया। सलाह करके कुछ बाहर तक रहे, कुछ बिल्लेसुर के पास गए। एक ने कहा, काका आओ कुछ खेला जाए। बिल्लेसुर मुस्कुराए, कहा, अपने बाप को बुला रहा हो, तुम क्या हमारे साथ खेलोगे बे। फिर सतर्क दृष्टि से बकरियों को देखते रहे। दूसरे ने कहा, अच्छा काका चलो खेलो मत, परदेश गए थे, कुछ हाल ही सुना दो वहां का। बिल्लेसुर ने कहा, बिना अपने मरे कोई सरग नहीं देखता, बड़े होके परदेश जाओगे तो मालूम हो जाएगा कैसा है। एक तीसरे ने कहा, अरे काका यहां हम लोग हैं, भेड़ियों का डर नहीं है, वो ऊंचे हार में लगता है। बिल्लेसुर ने कहा, अरे बेटा इधर भी आता है, लेकिन आदमी का भेष बदल कर। ये कहकर बिल्लेसुर उठे। बकरियां एक एक पत्ती टूंग चुकी थी। झपाटे से बढ़कर लग्गा उठाया और हाँक कर दूसरी तरफ ले चले। पड़ती जमीन से ऊंचे बाग की तरफ चलते हुए कुछ रियां की लच्छियां छाटी। दीनानाथ गांव जाते हुए मिले। लोभी निगाह से बकरियों को देखते हुए पूछा, कितने की खरीदी बिल्लेसुर। बिल्लेसुर ने निगाह ताड़ते हुए कहा, आधिया की मिली है। बिल्लेसुर के जगह भाग से दीना की चोटी खड़ी हो गई। ऐसा ताज्जुब हुआ, पूछा, तीनों? बिल्लेसुर ने अपनी खास मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं तो क्या काका एक। दीना ने अर्थाकर पूछा, यानी बकरी तुम्हारी, दूध तुम्हारा, मर जाए तो उसकी बच्चे आधे आधे। बिल्लेसुर ने कहा, हां। बिल्लेसुर के असंभावित लाभ के बोझ से जैसे दीना की कमर टेढ़ी हो गई। दबा हुआ बोला, भैया गुसैया जिसे दे दें उसको दे दें। मन में ईर्ष्या हुई। बिल्लेसुर अकेले मजा लेंगे, दीना नहीं, अगर बकरियों को पेट में न डाला। बिल्लेसुर ने देखा कि दीना के माथे पर बल पड़े हुए थे। आंखों में इरादा जाहिर था।
बिल्लेसुर को जिंदगी के रास्ते रोज ऐसी ठोकर लगी है, कभी बचे हैं तो कभी चूके हैं। अब बहुत संभले रहते हैं, हमेशा निगाह सामने रखते हैं। वहां से बढ़ते हुए गूलर के पेड़ के तले गए, कुछ पत्ते काटे और उनका बोझ बनाकर बांध लिया, घर में बकरियों को खिलाने के इरादे। जब बकरियों का पेट भर गया तब बोझ सर पर रखकर दूसरे रास्ते से बकरियों को लिए हुए घर लौटे। अगला भाग। बिल्लेसुर के अपने मकान के इतने हिस्से हुए थे कि बकरियों को लेकर वहां रहना असंभव था। भाइयों को राज्य क्षमा न होने के कारण बकरियों की गंध से ऐतराज होता। दूसरे, पुराना होकर घर कई जगह गिर गया था। रात को भेड़िए के रूप में चोर आ सकते थे और बकरियों को उठा ले जा सकते थे। ऐसे अनेक कारणों से बिल्लेसुर ने गांव में एक खाली पड़ा हुआ पुराना मकान रहने के लिए लिया, खरीदा नहीं। यह शर्त रही कि छाएंगे छोपेंगे, गिरने से मकान को बचाए रहेंगे और फिर नोटिस मिलने पर 6 महीने में मकान खाली कर देंगे। मकान मालिक परदेश में रहते थे, एक तरह वहीं बस गए थे। जिनके सुपुर्द मकान था वे 16 आने नजर लेकर बिल्लेसुर पर दयालु हो गए थे। यह मकान परदेसी का होने के कारण वजहदार हो, यह बात नहीं। परदेसी जब इस मकान में रहते थे बिल्लेसुर की ही तरह देशी थे। देश के दीनता के कारण ही परदेश गए थे। मकान के सामने एक अंधा कुआं है और एक इमली का पेड़। बारिश के पानी से धुलकर दीवारें ऊबड़ खाबड़ हो गई हैं, जैसे दीवारों से ही पनाले फूटी हों। भीतर के पनाले का मुंह भर जाने से बरसात का पानी दहलीज की डेहरी के नीचे गड्ढा बनाकर बहा है। गड्ढा बढ़ता बढ़ता ऐसा हो गया है कि बड़े जानवर और कुत्ते जैसे आसानी से उसके भीतर से निकल सकते हैं। दहलीज का फर्श कहीं भी बराबर नहीं है और फिर उसके ऊपर लेटने की बात क्या, चारपाई भी उस पर नहीं डाली जा सकती। दूसरी तरफ एक खमसर है और उसी से लगी एक कोठरी। इसी में बिल्लेसुर आकर रहे। दरवाजे का गड्ढा तोप दिया, बाकी घर की धीरे धीरे मरम्मत करते रहे। एक वक्त रोटी पकाते थे और दोनों वक्त खाते थे। इस तरह साल भर से ज्यादा झेल ले गए। उनका लक्ष्य और काम बढ़ते गए, लेकिन अड़चन से पीछा नहीं छूटा। गांव में जितने आदमी थे उसमें से अपना कोई नहीं, जैसे दुश्मनों के गढ़ में रहना हो। यहां तक कि भाई भी अपने नहीं। बिल्लेसुर सोचते थे कि क्यों एक दूसरे के लिए नहीं खड़ा होता। जवाब कभी कुछ नहीं मिला। मुमकिन दुनिया का असली मतलब उन्होंने लगाया हो, फिर भी जान रहते काम करना पड़ता है, दूसरे की मदद करनी पड़ती है, सहारा लेना ही पड़ता है। यह सच है। खैर, इधर कोई ध्यान नहीं देता और ये कमजोरी दूर ही नहीं हो रही। कोई सूरत भी नजर नहीं आ रही। हमारे सुकरात के जबान न थी, पर इसकी फिलॉसफी लचर न थी। सिर्फ कोई इसकी सुनता न था। इसे भी भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखा, इसलिए भटकता रहा। खैर भैया, कुछ वक्त और बीता। बकरियों के साथ ही रहते थे। सारे घर में लेड़ियां ही लेड़ियां। दमदार पहले से थे, बकरियों के साथ रहकर और हो गए थे। अब तक खरीदी बकरियों के नाती नातिने पैदा हो चुके थे, कुछ पट्टे बेच भी चुके थे। अच्छी आमदनी हो चली थी भैया। गांव वालों की नजर में और खटकने लगे। एक दफा कुछ लोग बिल्लेसुर के खिलाफ जमींदार के यहां फरियाद लेकर गए थे कि गांव के कुल पेड़ बिल्लेसुर ने टेढ़े कर दिए हैं, उनकी बकरियां बिकवा दी जानी चाहिए। जमींदार ने अच्छा कहकर उनका उत्साह बढ़ाकर टाल दिया, क्योंकि बिल्लेसुर की बकरियों पर उनकी निगाह पहले पड़ चुकी थी और वे सरकारी पेड़ों की छटाई की एक रकम बिल्लेसुर से तय करने लगे थे। गांव वाले दिल का गुबार बिल्लेसुर को बकरिया कहकर निकालने लगे। जवाब में बिल्लेसुर बकरी के बच्चों के वही नाम रखने लगे जो कि गांव वालों के नाम थे। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।